हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है जीरो टू हीरो बैच के अंदर। क्लास 10th का ये साइंस के लिए बैच मैंने स्टार्ट किया है, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था। अब इस सीरीज़ में हम अपना सबसे पहला चैप्टर जो साइंस का है स्टार्ट करने वाले हैं, केमिस्ट्री का, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपनी क्लास 10th के लिए, इस सेशन के लिए। ठीक है, तो पूरे जोश के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन की अगर मैं यहाँ डेफिनेशन देखता हूँ, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेसेस होती हैं जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और नई प्रॉपर्टी इसके साथ बनता है। अब सर ये कैसे होता है, ये आप मेरे को ज़रा एक्सप्लेन करो। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास लकड़ी है ना, लकड़ी में कार्बन होता है, इतना आपको पता है ना। लकड़ी कार्बन की होती है, तो कार्बन की लकड़ी को, उसके अंदर कार्बन है, उसको हम जलाएंगे अगर ऑक्सीजन की मदद से, है ना। ऑक्सीजन हमारी गैस होती है, तो मैं जी लिख देता हूँ। तो हमारा क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2 गैस बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो CO2 गैस है बेटा, ये CO2 गैस क्या कहीं से भी इस कार्बन से लिंक हो रही है, कार्बन जैसी है? नहीं ना। या फिर CO2 गैस हमारे किसी ऑक्सीजन जैसी है? क्या हम CO2 गैस को लेकर जिंदा रह सकते? नहीं रह सकते। तो इसीलिए केमिकल रिएक्शन हुई है, यानी कि इसमें एक नई प्रॉपर्टी के साथ एक नई चीज़ बनी जिसकी प्रॉपर्टी एकदम अलग है उससे, यानी कि जिस चीज़ से वो बनी है उन सबसे उनकी जो नया प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टी एकदम ही अलग है। यानी कि CO2 की प्रॉपर्टी ना कार्बन से मैच हो रही है ना ऑक्सीजन से मैच हो रही है, एकदम लेटेस्ट, एकदम नई प्रॉपर्टी के साथ एक नई चीज़ ही हमको केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट में दिखती है। ठीक है, तो ये हमारी होती है केमिकल रिएक्शन। अब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस। अब जब भी एक केमिकल रिएक्शन शुरू होती है तो रीअरेंजमेंट होता है एटम का। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर हमारा कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो ये अरेंज हो गए एक साथ और CO2 इन्होंने बना लिया, तो यहाँ पर अरेंजमेंट हुई। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमें ये कहता है कि सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर रिएक्टेंट। जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, यानी कि शामिल हो रही हैं, वो हमारी रिएक्टेंट होती है। तो जैसा कि अगर मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पर भी हमारी एक रिएक्शन लिखी हुई है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और ये हमारा बना रहा है H2O। ठीक है, तो इस रिएक्शन में H2 भी शामिल हो रहा है और ऑक्सीजन भी शामिल हो रहा है, और ये दोनों मिलके हमारा लिक्विड H2O बना रहे हैं। तो जो चीज़ें इसमें पार्टिसिपेट करी, यानी कि H2 और O2, तो ये हमारी होती हैं रिएक्टेंट। क्या होती हैं, रिएक्टेंट। तो जितनी भी चीज़ें, अब ये ज़रूरी नहीं है एक हो, ये दो हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट होती है, और जो ये फाइनली बनाती हैं इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो ये हमारे होते हैं रिएक्टेंट और ये होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बोलें तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं वो हमारे होते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड पर होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो सब्सटेंस जो टेक पार्ट करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और प्रोडक्ट मैंने जो आपको बताया, तो सब्सटेंस दैट आर फॉर्म, जो चीज़ बनेगी रिएक्शन में वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट हो जाएगी। अब अगर हम डेली लाइफ में देखें तो बहुत तरीके की हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। जैसे कि भाई कंबशन है, कोई भी चीज़ हम लकड़ी वगैरह जला रहे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन है, ठीक है, लोहे वगैरह में जंग लग गया तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही, नई चीज़ बन रही है ना। डाइजेशन हमारे पेट में हो रहा है। फोटोसिंथेसिस, यानी कि खाना बन रहा है प्लांट का। बैटरी में केमिकल रिएक्शन हो रही है, तभी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है, अल्कोहल बन रहा है ना। वॉशिंग कर रहे हैं हम लोग, बेकिंग कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें जितनी भी हमारी होती हैं ये सब हमारी केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। अब केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत तो आती है, मगर एक सवाल हमारे दिमाग में उठता है कि सर हमारे सामने अगर हमारे सामने कोई चीज़ हो रही है तो हम कैसे बताएंगे कि दैट गिवन थिंग इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो इसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम डिफाइन करते हैं कि जो सामने हमारे चीज़ हो रही है वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि एक केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जैसे अगर कोई अच्छा बच्चा है, जो कि आप भी हो, है ना, तभी तो आप ये पूरी वीडियो देख रहे हो, तो आप कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि आप अच्छे बच्चे हो, आप पूरा लेक्चर कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप अच्छे ग्रेड्स लेके आ रहे हो, है ना। उसी तरीके से एक अच्छी केमिकल रिएक्शन की भी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है जो वो अगर वो फॉलो कर रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है,
दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा है चेंज इन कलर, चौथा है चेंज इन टेम्परेचर और पांचवा है चेंज इन स्टेट। अगर वो ये सारी चीज़ें फॉलो करता है तो वो हमारी केमिकल रिएक्शन बोली जाएगी। हम बोलेंगे भाई सामने जो हमारे हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे दैट इज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या चीज़ होती है? ठीक है, मान लीजिए हमारा एक मेटल होता है जो कि आप बेसिक पिछली क्लास में भी पढ़ के आए हो, जिंक वगैरह इसके बारे में, है ना। तो जिंक हमारा है, इस जिंक की हम रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसको हम H2SO4 बोलते हैं। और H2SO4 हमारा एक फार्मूला होता है जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ना, कि ये फार्मूले वगैरह आप बनाते थे, H इधर लिखते थे, SO4 इधर लिखते थे, यहाँ पे इसका 1 लिखते थे, इसका -2 लिखते थे, इसको इधर कर देते थे, है ना। तो आपने वो फार्मूला मेकिंग करी होगी, तो वहीं से ये आया है मेरे बच्चों। ठीक है, तो जब जिंक हमारा H2SO4 से रिएक्ट करता है तो ZnSO4 बनाता है और साथ ही ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है बाहर एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी कि जहाँ पर भी इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए, हाइड्रोजन गैस हो जाए, ऑक्सीजन गैस हो जाए, CO2 गैस हो जाए, है ना, क्लोरीन गैस हो जाए, तो जहाँ पर भी कोई गैस निकलती है तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि दैट द गिवन थिंग इज़ केमिकल रिएक्शन। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शन होने की कि भाई इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर ये प्रेसिपिटेट क्या चीज़ है? तो प्रेसिपिटेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में बना हुआ है, एक पिक्चर ये है और एक पिक्चर ये है, तो यहाँ पर ये जो चीज़ बन रही है ना, आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, है ना। देखो ये केमिकल है, कलरलेस है, ये केमिकल भी कलरलेस है, बट जब इस केमिकल को इसके अंदर डाला जा रहा है तो देख रहे हो ये बीच में वाइट कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। अब ये जो हमारी रिएक्शन होती है, बस आप रिएक्शन को देखते जाओ, आप ये मत सोचो कि कौन सी रिएक्शन है, कहाँ से आ रही है, ये जस्ट आपको एग्जांपल समझाने के लिए हमने रिएक्शन लिखी है। ठीक है, तो ये हमारा, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा पढ़ते पढ़ते, हम जब आगे जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं बेटा। उसके बाद जब इसको हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो PbI2 बनता है और यही PbI2 की प्रेसिपिटेट बनती है। आपने ध्यान से यहाँ पर नोटिस किया हो तो यहाँ पर एक एरो है जो डाउन है ना। और जब मैं पीछे पढ़ा रहा था तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस थी, जब यहाँ पर मैंने बताया था तो एक एरो था वो अप था, है ना। तो हाइड्रोजन गैस का मतलब, अप का एरो का मतलब है कि वो निकल रही है बीकर में से या सॉल्यूशन में से, रिएक्शन में से। और यहाँ पर जो एरो डाउन है इसका मतलब ये है कि जो वो है वो सॉल्यूशन में ही बन रही है। ठीक है, सॉल्यूशन में ही रह जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बनती है PbI2 की। ठीक है, तो अगर प्रेसिपिटेट बन जाती है किसी चीज़ की, रिएक्शन कराते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये केमिकल रिएक्शन हमारी हो रही है। ठीक है, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा वो ये है चेंज इन कलर। तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चा जानता है कि अगर किसी सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है तो भाई उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, तभी कलर चेंज हो रहा है ना। तो चेंज इन कलर हमारा एक क्राइटेरिया है जिसमें हम K2Cr2O7, मैंने अगेन बताया कि आप नामों को देख के या फार्मूलाज को देख के मत घबराओ, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे स्लोली सीखते जाएंगे। ठीक है, तो K2Cr2O7 है, इसकी जब हम H2SO4 और SO2 से रिएक्शन कराते हैं तो K2SO4 बनता है और इसका ना कलर चेंज हो जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर इसका अगर आप देखोगे तो ऑरेंज कलर है ना, और बाद में ये कलर चेंज हो जाता है, ये ग्रीन कलर बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रीन कलर। तो ये चेंज इन कलर हमारा एक और क्राइटेरिया है बताने का कि ये केमिकल रिएक्शन हमारी हो रही है। तो अगर कहीं पर कलर चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगला हमारा क्या क्राइटेरिया है? चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जब जब हमारा टेम्परेचर के अंदर चेंज होता है तब हमारा केमिकल रिएक्शन होती है। जो फॉर एग्जांपल कहीं आपके स्कूल में आप लैब वगैरह में गए होंगे, केमिस्ट्री लैब में, है ना, तो वहाँ पर आप देखते हो कि भाई बीकर होता है, बीकर के अंदर हम कुछ केमिकल डाल देते हैं तो बीकर अचानक से गर्म हो जाता है ना उसमें कोई हम हीट दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, बट बीकर भाई गर्म हो गया अचानक से, है ना। तो वहाँ पर अपने आप टेम्परेचर चेंज हुआ ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि भाई अगर टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तब भी आप बोलोगे केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इस H2O लिक्विड के साथ जब इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और साथ ही साथ हीट को रिलीज़ करता है और बीकर हमारा गर्म हो जाता है एकदम, है ना, इस तरीके से। तो हीट अगर निकल रही है, रिलीज़ हो रही है, टेम्परेचर में बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, तो हम बोलेंगे कि भाई वो केमिकल रिएक्शन है। अगला जो क्राइटेरिया है हमारा वो ये कहता है कि चेंज इन स्टेट। अगर आपकी स्टेट में चेंज हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैंडल है
और उस कैंडल को हमने जला रखा है और वो धीरे धीरे वैक्स में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर इतनी बड़ी कैंडल है हमारी, है ना, और वो जल रही है जल रही है जल रही है, तो उसका वैक्स बनेगा। अब जो वो वैक्स उसका बनेगा भाई, हमारी जो कैंडल है ना, कैंडल हमारी जल रही है, अब कैंडल जलते जलते कम हो जाएगी, है ना, फिर और कम हो जाएगी, है ना, फिर और कम हो जाएगी, है ना। तो ऐसे जलते 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 जो उसका वैक्स बनेगा, क्या वो वैक्स जो होता है उसका कैंडल का नीचे जो रह जाता है, मोम रह जाती है उसकी, वो क्या उतनी ही होती है जितनी बड़ी हमारी कैंडल हुआ करती थी? नहीं होती ना, मतलब कमी होती है उससे, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई बची हुई चीज़ क्या थी जो उसमें थी, वो कहाँ गायब हो गई? तो बेसिकली जो बची हुई चीज़ होती है उसमें वो CO2 होता है ना, H2O होता है, पानी वगैरह मॉइस्चर वगैरह होता है जो हमारा एनवायरनमेंट में उड़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम स्टेट में चेंज हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये सॉलिड था और ये हमारा वैक्स लिक्विड बन जाता है पिघल के, है ना। तो अगर स्टेट में चेंज हो रहा है तो ये भी हम बोलेंगे कि भाई दिस इज़ अ क्राइटेरिया ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है बैलेंसिंग इस चैप्टर का, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बैलेंसिंग की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बैलेंसिंग हमें बताता है कि व्हाट इज़ बैलेंसिंग। आप लोगों ने बैलेंसिंग के बारे में जानते ही हो कि बैलेंसिंग मतलब क्या होता है, बैलेंस मतलब क्या होता है। आप लोगों ने देखा तराजू होता है ना, इस तरीके से एक तराजू रहता है, दोनों तरफ उसके वो होता है और बीच में कांटा होता है, बन मिल रहा है मेरे से अच्छे से, है ना। तो जितना वो वेट होता है, मान लो उसको 5 kg आपको टमाटर देना है, कुछ देना है, उतना ही वो यहाँ पे बांट रखता है और तोल के फिर वो आपको दे देता है जब कांटा बीचों बीच आ जाता है। तो वो बैलेंस करता है बेसिकली। तो केमिकल रिएक्शन में सर हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो बेटा केमिकल रिएक्शन में बैलेंसिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारी काफ़ी रिएक्शनें होती हैं जो हमारी अनबैलेंस्ड होती है बेसिकली। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो आपकी NCERT की सबसे स्टार्टिंग की जो रिएक्शन है ना, जिसमें आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हो ऑक्सीजन की मदद से, है ना, और यहाँ पर MgO बन रहा है ना। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम लिख दिया, ठीक है, ऑक्सीजन लिख दिया, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में हम जला रहे हैं और MgO बन रहा है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक Mg है, यहाँ पर एक Mg है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है बट यहाँ पर तो एक ही है। तो इस केस में हमको बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेट लिखी है इसकी, है ना। अब आपके दिमाग में रहो सर यहाँ पर ये लिख दो, हो गया बैलेंस। तो बेटा ये नहीं लिख सकते क्योंकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो बैलेंसिंग क्या होता है भाई? केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड व्हेन द नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट इज इक्वल। रिएक्टेंट यानी कि प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, जितना इधर है उतना उधर होना चाहिए। कुछ रूल्स होते हैं बेसिकली जो बेसिक मैंने बनाए हैं, जनरली ऐसे कुछ रूल्स है नहीं है। आपकी बुक के अंदर 7 स्टेप लिखे हुए हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। वो थोड़ा लेंदी हो जाता है बट हम हिट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि एक ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करते नहीं हैं, इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि भाई जो आपके मेन एटम है उसको बैलेंस करिए, लाइक कार्बन, FeAl, है ना। तो ये सारे जो एटम है आप इनको बैलेंस करिए फर्स्टली। सेकंड स्टेप कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अकॉर्डिंगली बैलेंस करिए, है ना। जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उस हिसाब से आप सेट करिए हिट एंड ट्रायल मेथड से, फिर उसको आप बैलेंस करिए। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे होगा, सारे स्टेप उसमें फॉलो होंगे। उसके बाद बचे हुए एटम अगर आपके हैं कुछ तो उसको आप बैलेंस कर लो, और एक बार और देख लो भाई अगर अनबैलेंस है तो पूरे को एक बार बैलेंस कर लो, और सिंपलेस्ट रेशियो का यूज़ करो बैलेंस करने के लिए। और लास्ट में उसकी स्टेट भी मेंशन करनी होती है, यहाँ पे भी लिख लो कि उसकी स्टेट भी मेंशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैस है, या फिर वो एक्वस है ना। एक्वस का मतलब होता है कि वो पानी में खुला हुआ है ना। ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हैं। अब ये क्या है कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। बस ये आप रूल याद रखना। देखो जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट हो रही है हाइड्रोजन गैस से, और यहाँ पर हमारा बना रहा है NH3, ठीक है। ये भी गैस ही होती है। तो NH3 को हम अमोनिया कहते हैं, है ना। ये आपको याद कर लो, ठीक है। ये नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अगर आप देखो दोनों तरफ तो दोनों तरफ बैलेंस नहीं है ना। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, है ना। भाई कैसे करेंगे बैलेंस? तो हम चलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, यानी कि चीज़ों को अपने हिसाब से लगाते हैं भाई जहाँ पे चीज़ें सेट हो जाए। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ आप सबसे पहले कि भाई मैंने जैसे पहले रूल पढ़ा, देखो रूल पे आ जाओ। सबसे पहले मैंने क्या देखा, ये बैलेंस मेन एटम। तो मेन एटम अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब में ही होते हैं। मेन एटम यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन अगर यहाँ पर 2 है
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ नाइट्रोजन। तुम लोग बोलोगे सर ऐसे क्यों नहीं करा, ये गलत तरीका है। बोले सर यहाँ पे ऐसे कर देते क्या, मैं गलत तरीका है। क्यों गलत तरीका है? क्योंकि आप कभी भी नीचे सबस्क्रिप्ट में नहीं लगा सकते, आपको हमेशा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, इस मल्टीप्लाई को आप इस तरीके से देखो कि ये 2 नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन के साथ 3 लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन एक्चुअली में 3 मल्टीप्लाई 2 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 6 है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझो, ऐसे नहीं लिख सकते हमको आगे मल्टीप्लाई करना होता है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन 2 हैं, बट यहाँ पर देखो यार 2 3 या 6, जैसे मैंने पहले बताया 6 हो गए, तो अगर यहाँ 6 हैं तो यहाँ पे भी 6 करने पड़ेंगे। तो मैं बोलता हूँ यार 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 × 2 6 हो गया ना, ये है ना। तो आप ध्यान से देखो, बैलेंस हो गई। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा नाइट्रोजन गैस, साथ में 3 हाइड्रोजन गैस, और इसने बढ़िया सा बना दिया 2NH3 गैस। हो गया ना। तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखो कि भाई H2 गैस को हमने लिया और ऑक्सीजन गैस को हमने लिया और यहाँ पर हमने H2O का लिक्विड बना दिया। एक बार आप वीडियो को पॉज करो, आप खुद से एक बार ट्राई करो। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन होगा कैसे। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, ठीक है भाई, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा सर मेन एटम कहाँ है, तो मेन एटम जरूरी नहीं है रिएक्शन में ना, जहाँ होता है मेन एटम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो भी है वो मेन एटम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्लोरीन के अलावा, ठीक है, जो भी है वो मेन एटम है। अब यहाँ हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, बट यहाँ 2 ऑक्सीजन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मगर भैया 2 से मल्टीप्लाई करने पे एक दिक्कत आ रही है कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 दूनी ये हाइड्रोजन 4 हो गया। तो इसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब अगर आप गौर से देखें तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, है ना। तो ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसी कड़ी में हम एक और रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस करते हैं, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम है सॉलिड, जो सबसे पहले हमारी मैग्नीशियम रिबन वाली रिएक्शन है। इसको हम जलाते हैं, जब जलाने के लिए थोड़ी हीट का सिंबल होता है, ये इसको ध्यान रखना, तो हमारा MgO बन जाता है। तो यह मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है भाई, मगर यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो दिक्कत हो रही है। तो मैं बोलता हूँ भैया यहाँ 2 कर दो, मगर एक दिक्कत हो गई भैया, 2 मैग्नीशियम भी हो गए, तो मैग्नीशियम को ही बैलेंस कर दे, क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया, है ना। देखो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारी NCERT के अंदर भी है ना, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा Fe सॉलिड है, इसको हम H2O लिक्विड अगर इसके ऊपर पड़ जाता है, आयरन है बेसिकली हमारा, है ना, तो हमारा क्या होता है Fe3O4 बनता है और H2 बनता है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर Fe1 है और यहाँ पर Fe3 है ना। तो सबसे पहले हम मेन एटम को बैलेंस करते हैं, तो हम वही करेंगे, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे इसके आगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भाई हाइड्रोजन 2 है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो ठीक है, ये चीज़ें ठीक है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो इसको करने के लिए क्या करें, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हाँ, तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये होता है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन 4 2 8 हो चुके हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर तो 2 हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे पूरी इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बुक में भी करके दिखाई हुई है। तो ये आपकी यहाँ पर बैलेंसिंग हो जाती है, ठीक है। 3Fe हो गया, Fe3 हो गया, 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें वीडियो को और कमेंट्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। कोई पार्ट में दिक्कत है तो वो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कितने एक्साइटेड है वो भी आप बताइए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।